हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। जब हम सिलेबस का डिस्कशन किए थे फिफ्थ सेमेस्टर का, तभी हम बताए थे कि पूरे छठे सेमेस्टर नहीं, पूरे सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो वो है आपका सॉइल मैकेनिक्स। क्योंकि जेईई में सॉइल मैकेनिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे अधिक क्वेश्चन आपका सॉइल मैकेनिक्स से पूछे जाते हैं। और ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट लेगा, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। बाकी आप आराम से वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा। यदि आप वीडियो को ही देख लेते हैं तो 80 से 90% डिप्लोमा में ही आप समझ जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो जेईई में आप समझेंगे, जेईई का प्रिपरेशन करेंगे तब, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे सॉइल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन, है ना। किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो होता है वो इंट्रोडक्शन ही होता है, परिचय होता है कि भाई आखिर में सॉइल क्या है, सॉइल मैकेनिक्स क्या है, सॉइल कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे सॉइल। तो जो सॉइल होता है ना, क्या होता है सॉइल कि चट्टानों के टूट फूट से, अच्छे समझिएगा, चट्टानों के टूट फूट से बनने वाला नर्म व ढीला पदार्थ सॉइल कहलाता है कि नहीं। सॉइल मतलब होता है मिट्टी, सॉइल कहलाता है, ठीक है। अब समझिएगा हम क्या लिखे हैं, चट्टानों के टूटने फूटने से। तो चट्टान मतलब ऐसा नहीं समझना है चट्टान मतलब बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट ही नहीं, यदि छोटा भी है, कठोर है तो चट्टान ही हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं चट्टान मतलब बहुत बड़ा पहाड़ ही को समझेंगे, तो छोटा है, कठोर है तो चट्टान ही मेरे लिए हुआ, ठीक है। तो चट्टान के टूट फूट, देखिए हम तो लोकल लैंग्वेज में आपको समझने के लिए लिख दिया टूट फूट, लेकिन ये टूट फूट बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि टूट फूट मतलब होता है अपघटन, चट्टानों के अपघटन से, अपघटन, इसे ही हम कहते हैं, इसे एक और नाम कहते हैं हम लोग अपक्षय। इसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। इसे हम विघटन भी कहते हैं, विघटन, ठीक है। इसे क्या कहते हैं भाई? विघटन कहते हैं, ठीक है। अपघटन, ठीक है, अपघटन। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेदरिंग। इसे हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। इसका नहीं लिखना है क्योंकि हम वेदरिंग ही यूज करेंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि चट्टान में से कणों का टूट कर बाहर निकलने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग? वेदरिंग कहते हैं। या तो हम वेदरिंग यूज करेंगे, विघटन, अपक्षय यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चट्टान से जो कण टूटेगा, टूट करके कुछ दूर जाएगा, फिर वहाँ धीरे धीरे वो चट्टानों का कण क्या होगा आपका? जमेगा, और जमते कुछ दिन में क्या हो जाएगा आपका? मिट्टी बन जाएगा। तो क्या लिखा है? चट्टानों के टूट फूट से बनने वाला नर्म व ढीला पदार्थ क्या कहलाता है? सॉइल कहलाता है। इंजीनियरिंग दृष्टि से क्या होता है ना, इंजीनियरिंग दृष्टि से जो सॉइल के कण होते हैं, सॉइल के कण जो होते हैं वो कंसोलिडेटेड होते हैं। अभी बता रहे हैं इसका मतलब, एंड राउंडेड होते हैं, समझिएगा, राउंडेड होते हैं। इसका मतलब समझिए, इंजीनियरिंग दृष्टि से सॉइल के कण, देखिए पूरे सॉइल की बात नहीं हो रही है, सॉइल के एक एक पार्टिकल की बात हो रही है, सॉइल के एक एक पार्टिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग दृष्टि से सॉइल के कण अनकंसोलिडेटेड होते हैं। इन दोनों टर्म को अच्छे समझिएगा, हम बाद में इसी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग दृष्टि से सॉइल के कण अनकंसोलिडेटेड मतलब होता है कि असंघनित, और राउंडेड मतलब जानते हैं आप, गोलाकार होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जिसको दबाया ना जा सके, समझिएगा, बहुत आराम से इसको बार बार यूज करेंगे, जिसको दबाया ना जा सके, ठीक है। जो इंजीनियरिंग दृष्टि से गोलाकार मतलब समझता है कि इंजीनियरिंग दृष्टि से क्या होता है, जो सॉइल के कण होते हैं, पूरे सॉइल की बात नहीं कर रहे, पूरे सॉइल को तो आप दबा सकते हैं। क्यों दबा सकते हैं, कैसे दबा सकते हैं? जब सॉइल को दबा सकते हैं तो सॉइल के कण को क्यों नहीं दबा सकते हैं, वो हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इंट्रोडक्शन है ना, अभी बहुत सारी छोटी छोटी टर्म का हम नाम लेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो जो सॉइल के कण होते हैं उसको दबाया नहीं जा सकता, और सॉइल के कण लगभग में कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। ऐसा नहीं एकदम गोलाकार ही होगा, लगभग में कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं इंजीनियरिंग दृष्टि से।
सॉइल का जो निर्माण होता है वो फिजिकल तथा केमिकल वेदरिंग के कारण होता है। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग मतलब क्या हुआ कि कणों के टूटने की प्रक्रिया, टूट फूट की प्रक्रिया दो तरह से होती है। एक होती है फिजिकल प्रोसेस, दूसरा होती है केमिकल प्रोसेस। सर फिजिकल केमिकल प्रोसेस नहीं समझ आया, अगले टॉपिक में अभी समझाते हैं, ठीक है। तो सॉइल का जो निर्माण होता है फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के कारण होता है। सॉइल में कुछ वनस्पति भी उपस्थित हो सकता है। वनस्पति मतलब जैसे घास हो गया, फूस हो गया, घास फूस हो गया, पत्ता हो गया, जैसे सड़ा गला कचरा हो गया, ठीक है। जैसे कि मिट्टी के निर्माण होते समय इसमें क्या होता है, मिक्स हो जाता है, कहीं से घास उड़ के आ गया, कहीं से पत्ते उड़ के आ गए। अब केला का खा करके फेंके थे, संतरा खा कर फेंके थे, सब्जी का छिलका उसी में मिल गया है ना। तो वही कह रहा है कि मिट्टी में क्या हो सकते हैं, कुछ वनस्पति भी मिला हो सकता है। जो सॉइल के कण होते हैं वो 1/1000 mm से ले करके 80 mm तक होते हैं। कितने भाई, 1/1000 mm से लेकर के 80 mm तक सॉइल के पार्टिकल हमको मिलते हैं। तो एक इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए, अभी बस सॉइल के बारे में देखिए हम क्या क्या बोले हैं कि चट्टानों के टूटने से बनने वाला नर्म व ढीला पदार्थ क्या कहलाता है, सॉइल कहलाता है। इंजीनियरिंग दृष्टि से जो सॉइल होते हैं वो अनकंसोलिडेटेड होते हैं, यानी असंघनित होते हैं तथा लगभग गोलाकार होते हैं। सॉइल का निर्माण फिजिकल तथा केमिकल वेदरिंग से होता है। इसमें कुछ वनस्पति भी मिले हो सकते हैं। सॉइल के कणों का आकार 1/1000 से लेकर के 80 mm तक होता है, ठीक है। एक इसके बारे में पढ़े अभी हम सॉइल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स क्या है। तो कुछ नहीं जानते हैं मतलब कि सॉइल मैकेनिक्स कुछ नहीं है, बहुत आसान है भाई, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या होता है भाई, सॉइल मैकेनिक्स, इसे मैकेनिक्स का है कि मैकेनिक्स का है, मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है कि इंजीनियरिंग की वह शाखा, इंजीनियरिंग की बहुत सारे शाखाएँ हैं, बहुत ब्रांच है। तो इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सॉइल को कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना, जिसमें सॉइल को निर्माण सामग्री जिसमें सॉइल को कंस्ट्रक्शन मटेरियल तथा फाउंडेशन मटेरियल के रूप में उसके गुण तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है। सॉइल मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है ना। समझते हैं भाई, कुछ समझने वाला नहीं है, वो हम अध्ययन करेंगे ही, आप जान जाएंगे। तो इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें सॉइल को कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब देखिए सॉइल से बहुत सारे मटेरियल भी बनते हैं, ईंट हो गया है कि नहीं, सीमेंट में ऐसा नहीं है सीमेंट मिट्टी से बनता है, लेकिन सीमेंट चट्टान से बनता है ना, चट्टान भी तो एक सॉइल का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हाँ क्या करना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल तथा फाउंडेशन मटेरियल। तो भाई पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है वो कहाँ रहता है, फाउंडेशन पे ही तो टिका रहता है, यानी फाउंडेशन कहाँ टिका रहता है आपका, ज़मीन पे, है कि नहीं। तो फाउंडेशन मटेरियल के रूप में उसके गुण, किसके गुण, सॉइल के गुण तथा व्यवहार। गुण मतलब कि भाई बहुत सारे गुण होते हैं, हम देखेंगे कि भाई उसके इंडेक्स प्रॉपर्टी कितनी है, उसके वाटर कंटेंट कितनी है, उसके है ना ड्राई डेंसिटी कितनी है, बहुत सारे गुण होते हैं तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं। देखिए आगे हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम अलग से पढ़ेंगे। गुण तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, और व्यवहार, एक गुण व्यवहार तो मतलब कि बहुत लंबा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है कि मिट्टी को कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, इससे अधिक डिग्री सेल्सियस पे गर्म नहीं कर सकते, कितना वो पानी सोखेगा, उसको कितना दबा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मज़ा आने वाला है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सॉइल मैकेनिक्स। अब इस चैप्टर में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ते हैं, है ना। सॉइल, न कभी एग्जाम में आएगा सॉइल किसे कहते हैं, न कभी आएगा सॉइल मैकेनिक्स किसे कहते हैं। तो सर अब पढ़ाए क्यों, क्योंकि रिदम बनाने के लिए सॉइल और सॉइल मैकेनिक्स जानना ज़रूरी है। एक बात और जानिएगा कि फादर ऑफ सॉइल किसे कहते हैं, कार्ल टरज़ागी को। भाई सॉइल का पिता, मतलब सॉइल मैकेनिक्स का पिता कौन है, कार्ल टरज़ागी, ठीक है।
नहीं तो कोई पूछ देगा सॉइल मैकेनिक्स पढ़े हो, यस पढ़े हैं, कहेगा किससे पढ़े, कहेंगे इंजीनियर पॉइंट्स मिक्सर पढ़ाते हैं, मंकेश सर बहुत प्यारे हैं वही पढ़ाए हैं। तो कहेगा बताओ सॉइल मैकेनिक्स के पिता कौन है, तो कहेंगे तो पता ही नहीं मास्टर, तो बता दे रहे हैं। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स के पिता कार्ल टरज़ागी। ठीक है, अब हम समझेंगे ओरिजिन ऑफ सॉइल। यही आप इस चैप्टर में ही यही टॉपिक आएगा, है ना। इसमें 2 टॉपिक मेन इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल। इसका एक और नाम है जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। इसका एक और नाम है भाई, क्या नाम भाई, सर बहुत सारे नाम हो रहे हैं। हाँ भाई, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना, क्या है भाई, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो इसका 3 नाम है, ओरिजिन ऑफ सॉइल, तो भाई सॉइल, ओरिजिन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, एक ही बात हुआ, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। ठीक है, ये टॉपिक आएगा। एक आता है टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल के प्रकार, यही 2 टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, आपके पास एक रॉक है, आपके पास क्या है, चार्ट बना लीजिए। रॉक मतलब क्या होता है भाई, चट्टान है। आपके पास क्या है, चट्टान है। अभी चट्टान का क्या होगा, टूट फूट होगा। चट्टान का क्या होगा, टूट फूट होगा। टूट फूट कैसे होगा, अभी देखते हैं कैसे टूट फूट होगा। देखिए जब चट्टान से जब पानी गिरता है भाई, नदियाँ मैक्सिमम कहाँ से उत्पन्न होती हैं, नदियाँ कहाँ से पैदा होती है, तो पहाड़ों से। तो पहाड़ों से जब बालू एक सिंपल एग्जांपल देखिए ना, बालू कहाँ से आया, पहाड़ पर से। पहाड़ बहुत दूर है, बालू कहीं और निकलता है ना। तो पहाड़ के पास देखेंगे तो वही बालू के कण बड़े बड़े होते हैं, जबकि जितना दूर जाएगा उतना क्या होता जाता है, वो बालू के कण छोटा होता जाता है। ठीक है, तो पानी जब चलता है कहाँ पर से, हाँ पहाड़ों पर जब पानी गुजरता है तो घर्षण के कारण चट्टान का क्या होता है, टूट फूट। एक बात और समझिएगा, ये प्रोसेस जो हम पूरा बताने जा रहे हैं, ये प्रोसेस इतना धीमा होता है कि इसको महसूस नहीं किया जा सकता। मतलब ये नहीं कि आँखों से देखेंगे चलो पहाड़ टूट रहा है, टूटा, हाँ टूटा, फिर देखेंगे कि हाँ गया, यहाँ से गया वहाँ, अब जमेगा, अब मिट्टी बना, ऐसा देख नहीं सकते आप। लेकिन बहुत सालों मतलब क्या, हज़ारों सालों बाद इसका परिणाम दिखाई देता है। ठीक है, आप महसूस नहीं कर सकते कि मिट्टी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम बता रहे हैं तो आप कहेंगे कि पानी तोड़ेगा, हाँ भाई टूटता है। जैसे हवा भी चलेगा ना, हवा चलेगा तो पहाड़ों से टकराएगा, तो हवा में भी बालू के कण छोटे छोटे हो सकते हैं, मिट्टी धूल कण, तो वो भी किससे टकराएंगे, पहाड़ से टकराएंगे। पहाड़ मतलब चट्टान से टकराएंगे तो वो भी थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे। आप कहेंगे नहीं तोड़ेंगे, तोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन महसूस नहीं होगा, है ना। आप किसी चट्टान पे चल रहे हैं तो आपके भी घर्षण से चट्टान थोड़ा थोड़ा टूटेगा, महसूस नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्या है, चट्टान के टूटने की प्रक्रिया, इसे ही कहते हैं वेदरिंग। इसे क्या कहते हैं, वेदरिंग। तो चट्टान का सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा। चट्टान का सबसे पहले क्या होगा भाई, वेदरिंग होगा। अब चट्टान टूटा तो बताइए, टूट करके क्या वहीं रुक जाएगा, टूटेगा तो वहीं रुक जाएगा, हाँ वहीं भी रुक सकता है भाई, आगे जाने का रास्ता ना हो तो वहीं रुक सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, चट्टान टूट करके दूसरे जगह जाएगा, वहीं रुक जाएगा तो कोई बात नहीं, वहीं टूटा और बगल में ही रुक गया या दूर चला गया, तो वहाँ से चट्टान क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। चट्टान क्या होगा भाई, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, जो भी हो लेके एक जगह से दूसरे तक जाता है। पहले चट्टान था, चट्टान का वेदरिंग हो गया, टूटा, उसके बाद उसको तोड़े हुए चट्टान के कण को कोई दूसरे जगह लेके गया। अब कौन लेके जाएगा भाई, बालू, नदी बालू, हवा उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा। अभी हम देखेंगे सारा, इसके बारे में तो पढ़ना ही है। ठीक है, परेशान नहीं होना। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट करते करते कहीं जाएगा, इसको इकट्ठा करता जाएगा, है कि नहीं। इस पूरे कण को क्या करता जाएगा, जमाता हुआ जाएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहेंगे मेरे लाल, डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब क्या होता है,
जमाव करना, क्या कर देता है, जमाव कर देता है। और ये जमाव के बाद क्या होगा, अपहीवल। अपहीवल क्या है भाई, अभी बताते हैं अपहीवल क्या है। अपहीवल, अपहीवल होगा, उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, पुनः रॉक बन जाएगा। अपहीवल मतलब क्या होता है, उथल पुथल। इसका मतलब क्या होता है भाई, उथल पुथल। उथल पुथल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जमाव। ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है आयात इसका शुद्ध हिंदी नहीं पता। वेदरिंग मतलब होता है अपक्षय। रॉक मतलब होता है आपका चट्टान। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, रॉक था, उसका वेदरिंग हो गया, टूटा फूटा, उसको ले जा करके कहीं लेके जाया गया, फिर ले जा करके जमाया गया। अपहीवल मतलब होता है उथल पुथल। मतलब क्या होता है कि जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो नीचे की क्या, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे जब गया, नीचे वाला ऊपर आ गया। भूकंप आया तो नीचे वाला ऊपर, है ना, ये उथल पुथल होता है। धीरे धीरे नीचे की ऊपर, ऊपर के नीचे होती रहती हैं। ठीक है, हाँ होती रहती हैं। तो अपहीवल से फिर क्या हो जाएगा, चट्टानें, मिट्टी बनेगी, मिट्टी चट्टानें बनेगी। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल बढ़ रहा है, तो नीचे मिट्टी होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर प्रेशर के वजह से रॉक बन जा रहा है, फिर उसी चट्टान को हम तोड़ के ला रहे हैं, फिर नीचे से धीरे से ऊंचाई बढ़ेगा, फिर उसी को तोड़ के लाएंगे। चीज़ें समझ आ रही हैं। ये सारी क्रिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका परिणाम कुछ हज़ार साल बाद दिखाई देता है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वेदरिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे लाल, वेदरिंग के बारे में। फिर हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर डिपोजिशन, अपहीवल में टाइम नहीं लगेगा, जो टाइम लगने वाला है वेदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे क्या, वेदरिंग। क्या पढ़ेंगे, वेदरिंग मेरे लाल। वेदरिंग मतलब होता है अपक्षय। अब देखिए अपक्षय, ठीक है। अब वेदरिंग किसे कहते हैं, वेदरिंग मतलब होगा कि जब वायुमंडल के प्रभाव में, वेदरिंग का ओरिजिनल डेफिनेशन एग्जैक्ट लैंग्वेज में क्या होगा कि जब वेदरिंग के प्रभाव से चट्टानों के कण टूटते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग वेदरिंग, वायुमंडल के प्रभाव के कारण। ठीक है, जैसे जब चट्टानें जब खुली अवस्था में है तो वायुमंडल के में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वायुमंडल में अनेक गैसें होती हैं, तो वायुमंडल के प्रभाव के कारण जब चट्टानों की टूट फूट होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग जो होता है ना वो दो तरह से होता है, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग एक होता है आपका केमिकल वेदरिंग, है ना। यानी क्या हिंदी लिखना पड़ेगा, इसका मतलब समझते ही होंगे। क्या हो जाएगा भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, भौतिक अपक्षय, ये हो जाएगा आपका रासायनिक। ओके, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय। अब हम समझेंगे कि फिजिकल वेदरिंग क्या होता है। फिजिकल वेदरिंग किसे कहते हैं कि भाई भौतिक कारणों से होने वाले वेदरिंग को क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, और नोट्स के लिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एप्लीकेशन पे जाना है, नोट्स मिल जाएगा। या तो आप कोर्स परचेज करिए तो एप्लीकेशन फ्री में, नहीं तो एप्लीकेशन 10 रुपये 11 रुपये का होगा एक नोट्स। ठीक है, बाकी कोर्स इस पर भी चलेगा, उस पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए फिजिकल वेदरिंग किसे कहते हैं कि भौतिक कारकों से होने वाले वेदरिंग को फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। जैसे कि पहला इसमें क्या हो जाएगा, इसके कई तरफ मतलब कई टाइप है ना। पहला क्या हो जाएगा इसका, पहला हो जाएगा कि रनिंग वाटर का घर्षण, क्या हो जाएगा, रनिंग वाटर का घर्षण। दूसरा क्या हो जाएगा भाई, रनिंग एयर का घर्षण। अब समझिए वही चीज़, तो रनिंग वाटर का घर्षण मतलब क्या हो गया, जब नदियाँ पहाड़ों पर से निकलती हैं तो वो अपने साथ घर्षण के कारण
चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर निकलती है। ठीक है, तो रनिंग वाटर यानी बहते हुए जल से जब चट्टानों का टूट फूट होता है तो हम कहते हैं रनिंग वाटर के घर्षण के कारण चट्टानों का वेदरिंग हुआ। एक तरह का कौन सा है, फिजिकल वेदरिंग है। एक तरह का कौन सा वेदरिंग है भाई, फिजिकल वेदरिंग है। रनिंग एयर के कारण, घर्षण के कारण, अब वही चीज़ हम बता चुके हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो जाके कहाँ टकराता है आपका, चट्टानों से। जब आंधी तूफान या हवा बहेगा तो हवाएं जाके कहाँ तक टकराएंगी, चट्टानों से टकराएंगी, जिसके कारण उस चट्टान का धीरे धीरे क्या होगा, वेदरिंग होगा, टूट फूट होगा। इस कारण से वेदरिंग को हम क्या कहते हैं, रनिंग एयर के घर्षण के कारण होने वाले भौतिक वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, आसान है ना, बहुत आसान है, एकदम लोकल लैंग्वेज में। तीसरा क्या हो जाएगा, वेरिएशन इन टेम्परेचर, है ना, यानी तापक्रम परिवर्तन के कारण। अब देखिए वेरिएशन इन टेम्परेचर क्या हो गया कि टेम्परेचर में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जैसे कि दिन में बहुत अधिक तापमान है और रात में क्या होता है, कम तापमान, जिसके कारण क्या होता है कि जब टेम्परेचर का वेरिएशन होता है तो वो क्या होती है कि जो चट्टानें होती है वो क्रैक कर जाती है। ठीक है, जब टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो चट्टानें क्या हो जाएंगी आपकी, क्रैक कर जाएंगी। क्रैक का मतलब क्या हो गया कि चटक जाएंगी, वहाँ से अलग होते जाएंगी। तो जब टेम्परेचर का वेरिएशन होगा रोज़ जब होगा, धीरे धीरे होगा, तो रोज़ धीरे धीरे क्रैक करते करते वहाँ से क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, है। अगला होगा आपका फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब देखिएगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या होगा कि कोई भी चीज़ देखेंगे तो उसमें छोटी छोटी दरारें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, दरारें मिलेंगी। तो चट्टान है, बहुत बड़ा चट्टान है, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी दरारें होंगी, है कि नहीं। उसमें भी क्या होगा आपका, थोड़ी थोड़ी दरारें। तो उस दरारों में क्या घुस जाएगा, पानी घुस जाएगा। उस दरारों में क्या घुस जाएगा, पानी घुसेगा। भाई छोटी सी दरार है तो पानी घुसा, और जब पानी का क्या होगा, टेम्परेचर जब वेरिएशन करेगा तो उस पानी को वो पानी क्या बनना चाहेगा, बर्फ़ बनना चाहेगा। ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब पानी का जमना, इसका हिंदी होगा पानी का जमना। तो भाई दरारें हैं, दरारें में पानी घुस गया, और जब टेम्परेचर कम हुआ तो पानी क्या बन गया, बर्फ़ बन गया। और जब बर्फ़ बनता है ना तो उसके पानी के आयतन में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। यानी जब पानी बर्फ़ बनता है तो अपने आयतन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो दरार छोटा सा था, उसमें पानी घुस गया, और जैसे पानी बर्फ़ बना, बर्फ़ का आयतन बढ़ा, यानी दरार को क्या करेगा, थोड़ा सा क्रैक को, दरार को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। दरार बढ़ा, फिर क्या हो गया, जब बर्फ़ पानी बना तो और उसमें पानी घुस गया, फिर टेम्परेचर कम हुआ, फिर बर्फ़ बना, फिर वो क्रैक बढ़ेगा। तो यही प्रोसेस होता रहता है। इससे क्या होता है आपका कि पानी से बर्फ़ से पानी बनता है, और क्या होता है, चट्टानों के क्रैक बढ़ते रहते हैं तथा उसका क्या हो जाता है, टूट फूट हो जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा आता है आपका इसके अलावा क्या आता है, पांचवा आता है लैंडस्लाइड। इसको तो समझाना ही नहीं भाई। भूस्खलन जो होता है, जो भूस्खलन होता है, भूस्खलन तो खुद क्या होता है, गुरुत्व के प्रभाव से या चट्टानें जब कमज़ोर होती है तो एक ही बार पूरा गिर जाता है, तो वो तो पूरा टूटी फूट हो गया, है ना। तो भूस्खलन के कारण भी है क्या आपका, फिजिकल रीजन है। अगला क्या आ जाएगा आपका, पेड़ पौधों की जड़ें, पेड़ पौधों के जड़ों के फैलाव के कारण, है ना, फैलाव के कारण। अब देखिए पेड़ पौधे हैं, जब पेड़ पौधा है तो क्या होगा, अपनी जड़ें फैलाएगा। अब जड़ें फैलाएगा, मान लीजिए पहाड़ों पे पेड़ जम गया, तब पेड़ क्या करेगा, अपनी जड़ें फैलाएगा, तो किस में दरार बनाता हुआ जाएगा, कहाँ, जहाँ वो उसके जड़ें जाएंगी, जिससे क्या होती है, चट्टानें कमज़ोर होती है, तब कुछ दिनों बाद वो टूटना शुरू कर देती है। आसान है, बहुत आसान है भाई। ठीक है, अगला क्या होता है आपका, अगला क्या हो जाएगा आपका, अदर रीजन भी है। अब अदर रीजन क्या है, अदर रीजन है जैसे कि नौकरी नहीं लगी आपकी, 5, 6, 7वां, जैसे आपकी नौकरी नहीं लगी, अब क्या करेंगे, सऊदी जाएंगे, ऊँट चराएंगे है ना। ऊँट चराएंगे तो जब मान लीजिए कि चट्टान के ऊपर ऊँट को चरा रहे हैं
तो ऊँट के पैरों से जब क्या होगा, ऊँट के पैरों से भी कुछ चट्टानें टूटेंगी। आप पीछे पीछे रहेंगे तो आपके भी पैरों से कुछ चट्टानें टूटेंगी। तो ये क्या हो जाएंगे, अदर रीजन हो जाएंगे, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके कारण भी उस चट्टान का टूट फूट होता है। बताइए, बहुत सारे रीजन है, हम फिर बता रहे हैं कि दिखाई नहीं देगा आपको। आप कहेंगे कि मास्टर झूठ बोल रहा होगा, हवा का चलने से चट्टानें कैसे टूटेंगे? टूट सकता है भाई, टूटता है, तभी तो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं केमिकल वेदरिंग, ठीक है। क्या देखेंगे, केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल यानी केमिकल के कारण, है ना, क्या हो जाएगा आपका, केमिकल के कारण होने वाले वेदरिंग क्या, जब वायुमंडल में उपस्थित केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ चट्टानों में उपस्थित खनिजों से क्रिया करके टूटते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग केमिकल वेदरिंग। जैसे कि वायुमंडल में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, भाई इसी ज़मीन पे पानी है ना, बारिश भी तो होगा। तो वायुमंडल में उपस्थित रासायनिक पदार्थ जब चट्टान में उपस्थित खनिजों से क्रिया करके जब टूट फूट करते तो उसे कहते हैं केमिकल वेदरिंग। इसमें पहला होता है आपका ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, कौन भैया, ऑक्सीजन, जब वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन चट्टान में उपस्थित खनिज से क्रिया करता है, जिसके कारण चट्टानों का टूट फूट होता है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये कैसे क्रिया करेगा, अब मान लीजिए आपके पास जो चट्टान है, होगा कि नहीं आपके पास चट्टान, मान लेते हैं नहीं है मान लेते हैं जो चट्टान है उसमें लोहे की मात्रा है, आयरन की मात्रा है ना। अब लोहे की चट्टान में अब जो चट्टान उसमें आयरन की मात्रा है, तो आयरन से रिएक्शन करता है कि नहीं, ऑक्सीजन आयरन से रिएक्शन करेगा तो उसका टूट फूट करेगा। चीज़ें समझ आ रही हैं। दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन के बाद होता है हाइड्रेशन। क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन। तीसरा होता है आपका कार्बोनेशन। तीसरा क्या होता है आपका, कार्बोनेशन। अब देखिए हाइड्रेशन यानी हाइड्रोलिक्स वाली बात हो रही है, पानी वाली बात हो रही है। जब द्रव जो होती है, जब द्रव चट्टान में उपस्थित खनिज से क्रिया करके जब टूट फूट करता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, हाइड्रेशन। अब ये कैसे करेगा, अब आप लोग कहीं चूना बनते हुए देखे होंगे, चूना, अरे जो खैनी खाते हैं लोग, चूना देखे होंगे। तो जो चूना होता है ना, उसमें आप पानी को डालिए तो क्या करता है, अपनी वॉल्यूम को बढ़ाता है ना, बहुत तेज़ आवाज़ करता है, रिएक्शन करता है, वहाँ गर्मी भी उत्पन्न करता है। अब जो आपके पास चट्टान है, ऐसा है कि इसमें चूने की मात्रा अधिक है। अब देखिए चूने की मात्रा अधिक है, जब बारिश का पानी होगा या कोई भी पानी उसके कांटेक्ट में जाएगा तो रिएक्शन करेगा, हीट जनरेट करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, जिसके कारण चट्टानों का क्या होगा, टूट फूट होगा, है ना। अब कार्बोनेशन में क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जब चट्टान में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम से क्रिया करती है और टूट फूट करती है, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, कार्बोनेशन। यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है ना, वो किससे रिएक्शन करेगा भाई, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, पोटेशियम से, सोडियम से क्या करता है, रिएक्शन करके चट्टानों को क्या करता है, टूट फूट करता है। पटाखा छोड़ रहे हैं ठीक है ना, हो सकता है आवाज़ आ रहा हो। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोनेशन कहते हैं। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका, वेदरिंग। वेदरिंग मतलब फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, ठीक है। ठीक है, अगला हम क्या समझेंगे, अगला हम समझेंगे क्या मेरे लाल, फिजिकल वेदरिंग के बाद क्या था आपका, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि वेदरिंग के द्वारा टूटे हुए कणों को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है।
देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन में कई फैक्टर होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहला होता है आपका रनिंग वाटर, बहता हुआ जल। थोड़ा सा वीडियो रोक रहे हैं क्योंकि बगल में पागल हो गए हैं सब, लग रहा है, ठीक है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। होता है ना बंडल वाला पटाखा, लग रहा है बगल में वही छोड़ रहे थे, सब खत्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है। चलिए तो हम क्या पढ़ा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन किसके कारण होगा, रनिंग वाटर के कारण, है ना। ये चीज़ें बार बार एक ही चीज़ हम बताना पड़ रहा है, क्या करेंगे, वही आ ही जा रहा है। देखिए रिदम बना रहता है ना, टूट जाता है। देखिए रनिंग वाटर के कारण क्या होगा कि जब वेदरिंग होता है चट्टानों का, तो पानी क्या होता है, चट्टान के कण को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है, ठीक है। इसका सिंपल सा आप एग्जांपल दे सकते हैं कि नदी में जो बालू के कण होते हैं, बालू के कण जहाँ से नदियाँ निकली रहती हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन दूर जितने जाते हैं वो बालू के कण क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका, सिंपल सा समझ सकते हैं कि बालू के कण नदियों के चट्टानों के वेदरिंग से टूटे फूटे हैं और एक जगह से दूसरे जगह तक बहा के लेके जाता है। तो इसका सिंपल एग्जांपल होता है कि एक होता है कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का आप नाम सुने होंगे। तो जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, लिख दे रहे हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जेई में क्वेश्चन आता है, अभी मिट्टी के टाइप में भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है, मिट्टी के टाइप में पढ़ेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जब नदियाँ एक जगह से दूसरे जगह तक मिट्टी को बहा के लेके जाती है, तो उसे कहते हैं लोग जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जैसे नदियों में बाढ़ आ गया, तो नदियों में बाढ़ आता है तो उसमें मिट्टी भी तो घुले रहते हैं, ऐसा नहीं पानी में सिर्फ पानी है, उसमें मिट्टी, तो एक जगह की मिट्टी को काट करके दूसरी जगह पर जाकर जमा कर देगी, है ना। तो नदी के द्वारा बहाया गया पानी को होता है, मिट्टी होता है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी मतलब क्या हो गया कि भाई, ग्रेविटी मतलब क्या होगा कि चट्टान का टूट फुट हुआ, बहुत ऊंचाई पर चट्टान था, टूटा, और गुरुत्व के प्रभाव से, और हवा का भी प्रभाव नहीं है वहाँ, क्योंकि अगला हम क्या पढ़ेंगे, एयर एंड विंड, है ना। तो वहाँ हवा आंधी का भी प्रभाव नहीं है, वहाँ पानी भी नहीं है ना, मतलब पानी का प्रभाव नहीं है। तो ऊंचाई पर कोई चट्टान का टुकड़ा टूटा और धीरे धीरे गिरते गिरते नीचे आ गया, तो किसके कारण गिर रहा है, वो गुरुत्व के प्रभाव हो रहा है उस पर। कौन सा प्रभाव के कारण, गुरुत्व के प्रभाव होगा, ठीक है। तो गुरुत्व के प्रभाव से जब चट्टान के कण एक जगह से दूसरे जगह तक भी जाते हैं, ठीक है, चट्टान के कण। तीसरा होता है आपका हवा और आंधी के कारण। तो सिंपल समझ सकते हैं, रेगिस्तान में पानी तो है नहीं, तो रेगिस्तानों में जो होता है मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह पर किसके प्रभाव के कारण जाती है, एयर एंड विंड के कारण। तो एयर और विंड के कारण मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरे जगह पर जाती है, तथा जहाँ वेलोसिटी कम मिलता है या कोई ऑब्स्टेकल मिलता है, कोई बाधा मिलती है, वहीं से टकरा करके मिट्टी को क्या कर देती है, जमाव कर देती है, ठीक है। तो लोएस और एओलियल सॉइल, ठीक है। लोएस और एओलियल सॉइल जो होते हैं वो विंड के ट्रांसपोर्टेशन से बनते हैं। रनिंग वाटर के ट्रांसपोर्टेशन से कौन सा बनते हैं आपके, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल शायद कहते हैं, क्या कहते हैं, एलुवियल कहते हैं। इसके भी कारण बनते हैं, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। एयर और विंड के कारण जो मिट्टी बनते हैं उसे कहते हैं लोएस और एओलियल, ठीक है। मिट्टी के टाइप में सबको पढ़ेंगे। चौथा हो जाएगा आपका ग्लेशियर। क्या हो जाएगा आपका, ग्लेशियर मतलब क्या हो गया भाई, कि बहुत बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा। भाई बहुत बड़ा जब बर्फ़ का टुकड़ा टूटता है तब अपने साथ क्या होता है, चट्टानों के कुछ कण भी तोड़ लाता है, ठीक है। तो बर्फ़ के टुकड़े पर चट्टान के कण जमे हैं, बर्फ़ का टुकड़ा टूटा, एक इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, ग्लेशियर मतलब होता है बहुत बड़ा, आपका घर इतना बड़ा, इससे भी बड़ा टुकड़ा, ठीक है। तो जब ग्लेशियर टूटता है तो उसमें चट्टान के कुछ कण भी उपस्थित होते हैं, और ग्लेशियर एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है तथा चट्टान के कण को भी लेकर के चला जाता है, ठीक है। ग्लेशियर के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए गए सॉइल को हम ग्लेशियर सॉइल कहते हैं। कौन सा सॉइल कहते हैं, ग्लेशियर सॉइल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग दो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं आपके, वेदरिंग पढ़ चुके हैं, है ना। क्या था, सबसे पहले आपका रोग था, रोग के बाद क्या था मेरा, वेदरिंग था, वेदरिंग के बाद क्या था आपका, ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रांसपोर्टेशन से क्या होगा आपका बताइए, डिपोजिशन। तब डिपोजिशन के टाइप नहीं है, डिपोजिशन में बस हमको पढ़ना है। डिपोजिशन मतलब क्या होता है, जमाव, यानी जो भी कारक ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं उसके द्वारा जब मिट्टी को, जैसे कि हवा मिट्टी को उड़ाया
तथा हवा की वेलोसिटी जहाँ कम हुई वहाँ मिट्टी को जमा दिया, या हवा मिट्टी को उड़ाया, कहीं कोई बाधा आया वहाँ मिट्टी को क्या किया, जमा दिया। तो उसे क्या कहते हैं, जमाव। जैसे पानी जब पहाड़ों पर से गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ होती है, तो जितने आगे बढ़ते जाती है वो क्या करती जाती है, उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है, तथा मिट्टी को कोई बाधा आती है या वेलोसिटी कम होती है तो वहाँ जमा देती है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, जमाव कहेंगे। ठीक है ना। ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी जब तक मिलेगा, लेकिन कोई समतल ज़मीन आ गया तो वहाँ काम करेगा नहीं। समतल ज़मीन पर ग्रेविटी से टूटे हुए कण आकर के जम जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जमाव कहते हैं। तो सारी मिट्टी कहीं ना कहीं जा कर के क्या होते हैं, सारे चट्टान के टुकड़े कहीं ना कहीं जा कर के जम जाते हैं। जमते जमते क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर बनता रहता है। उसके बाद आता है अपहीवल आता है। क्या आता है भाई, अपहीवल आता है। फिर बहुत सालों के बाद क्या होता है, उथल फुथल होता है, जिससे ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की चट्टानें ऊपर, और फिर चट्टानों का वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, फिर अपहीवल, यानी फिर ऊपर की चट्टानें, मिट्टी नीचे, नीचे के ऊपर, एक क्रिया निरंतर अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ चलेगा। और यही इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग, जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। इसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझे होंगे। इस चैप्टर में एक टॉपिक और है, टाइप ऑफ सॉइल। अब टाइप ऑफ सॉइल में बहुत ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे इसे समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आए होंगी। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक।